हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञानस्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपकी काफी क्लासेस हो चुकी है, नहीं देखी तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। आपको सीडीपी की भी क्लासेस मिल जाएगी, मतलब पूरा जो यहाँ पर कोर्स है टीटेट का वो आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा चलिए एक बार मैं बता देती हूँ। तो आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है, सीटेट बाय एकता नयन ज्ञानस्थली क्लासेस पे ही आपको मिल जाएगी। इसमें जब आप यहाँ पर जाओगे तो इसमें आपको सीडीपी की अलग क्लासेस मिलेगी और आपकी हिंदी की अलग, दोनों की मैंने आपकी अलग प्लेलिस्ट बनाई है, जिससे कि आपको ढूंढने में कोई भी समस्या ना हो। तो जाकर दोनों प्लेलिस्ट चेक करना। और इसमें मैंने आपके पीवाईक्यू भी कराए हैं, तो अगर आपने पीवाईक्यू अभी तक नहीं देखे तो जाकर देखो, ठीक है। क्योंकि बिना पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट भी बेकार है और बिना पीवाईक्यू के आपका सीटेट भी पास नहीं होगा। तो दोनों ही चीजें मैंने कराई है, पीवाईक्यू भी और आपका कॉन्सेप्ट अब चल रहा है, ठीक है। इसके बाद दोबारा से जो आपके पीवाईक्यू रह गए हैं उन्हें देखेंगे, ठीक है। क्लास का टाइम आपको बता दूं मैं, क्लास जो है आपकी डेली 8 PM पर होती है, डेली, ठीक है। आपको डेली 8 PM पर क्लासेस देखने को मिलते हैं। कभी आपकी हिंदी की होगी तो कभी आपकी सीडीपी की। सीडीपी की आपकी काफी क्लासेस हो चुकी है, काफी सिलेबस जो इसमें मैंने कवर करा दिया। जो बाकी का रह गया है उसे भी हम जल्दी करने वाले हैं, ठीक है। हमने क्या देखा सीटेट हिंदी पेडागोजी में, चलिए देखते हैं। हम अपने आपका सिलेबस समझा, ठीक है, क्या आपका सिलेबस था। इसके बाद बात करें, हमने आपका यहाँ पर भाषा को समझा, ठीक है, भाषा अधिगम और अर्जन को समझा। इसकी प्रकृति, हिंदी भाषाएं समझी कितनी होती है, शास्त्रीय भाषाएं के बारे में देखा। आगे हमने भाषा शिक्षा की अवधारणाएं समझी। आगे है आपका यहाँ पर भाषा अर्जन की प्रक्रिया क्या होती है, यहाँ से सीटेट हर बार क्वेश्चन पूछता है, ये देखा था। इसके बाद हमने इससे संबंधित महत्वपूर्ण तत्व देखे, भाषा अधिगम की प्रक्रिया और कुछ ऐसी डेफिनेशन जो कि बार बार सीटेट रिपीट करता है और आपको बाकी यूपी टेट वगैरह में भी कुछ डेफिनेशन देखने को मिलती है। तो इसके बाद हमने आपका भाषा अधिगम समझा, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, विशेषताएं देखी। आज हम आपका पढ़ने वाले हैं अधिगम के प्रकार, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, आपका अधिगम के प्रकार, जो कि आपका हिंदी में पूछा जाता है। और हिंदी चाहे आप लैंग्वेज 1 में लेते हो या फिर आप लैंग्वेज 2 में, दोनों में ही आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। पेपर 1 में भी सेम सिलेबस है और पेपर 2 में लैंग्वेज का सिलेबस सेम है। कोई भी स्टूडेंट पेपर 1 हो पेपर 2 दोनों के लिए क्लासेस है, ठीक है, और दोनों ही पास होंगे आपके। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले आपका आता है क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम से क्या समझते हो, एक है एक्टिविटी बेस, ठीक है। वैसे हिंदी की क्लास है लेकिन इंग्लिश के वर्ड जो आपको इजी कर दे उनका हम यूज करेंगे, ठीक है। क्या है, एक्टिविटी की बेस करता है। एक्टिविटी क्या करेंगे, जो कि आप क्रिया करके सीखो। क्रिया करना आप सभी को समझ में आ गया, एक्टिविटी करना। इसमें क्या गया, अधिगम में सीखने की लिए क्रियाओं का स्वरूप व क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। तो सीधा क्वेश्चन बनता है, क्रियात्मक अधिगम क्या होता है। क्रियात्मक अधिगम ऐसा अधिगम होता है जो आपके सीखने में जो है क्रिया या क्रिया से रिलेटेड किसी भी पक्ष का प्रयोग किया जाता है, मतलब स्वरूप हो, गति हो, उन सभी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि क्या आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल बेस आपकी चीजें कराई जाती है, तो उसमें भी क्या करते हैं, हम क्रिया ही तो करते हैं, क्रिया करके ही तो सीखते हैं। मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट दिया तो आप उसमें क्रिया करोगे, या फिर आपको एक खेल में पार्टिसिपेट करना है तो आप उसकी क्या करोगे, क्रिया करके देखोगे, प्रैक्टिस करोगे एक तरीके से। तो वो सब किस में आ जाएगी, क्रियात्मक अधिगम में। समझ में आया। आगे बात करेंगे आपका शाब्दिक या फिर आपका वाचिक अधिगम क्या होता है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम क्या होगा, चलिए देखते हैं। शाब्दिक बोल दो या फिर आपका वाचिक, एक ही बात है। इसमें क्या होता है, सीखने के संकेतों की बात करते हैं। शाब्दिक है ना शब्दों का, ठीक है, शब्दों का मतलब संकेतों का, चित्रों का, शब्दों का, अंकों का, इन माध्यम से हम जो भी करते हैं वो क्या है, शाब्दिक या फिर वाचिक है। अब आपको स्क्रीन पर जो भी दिखाई दे रहा है ये कौन सा अधिगम है, आपका शाब्दिक है, ठीक है। वाचिक में बोल के भी आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हम संकेत भी देखते हैं, चित्रों का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे हम क्या करते हैं, इसमें चित्रों का प्रयोग करेंगे, शब्दों का भी, नंबर का भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3, ये नंबर का प्रयोग है। शब्द हमारे यहाँ पर क्रिया होगी, ये शब्द बना हुआ है, ठीक है। चित्र भी हम कुछ डायग्राम आपको दिखाते हैं, वो सब क्या है आपका यहाँ पर शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम सीधा याद रखना, संकेतों से, चित्रों से, शब्दों से, अंकों के माध्यम से सिखाया जाता है, ठीक है। याद यूज करोगे जब आप अपनी लैंग्वेज सिखाओगे बच्चों को, ठीक है। जब आप लैंग्वेज सिखाओगे तो बच्चों को ये सारी चीजें यूज करानी है। और याद रखना ये आपका सीडीपी में या बाकी पेडागोजी में भी काम आएगा। याद रखना सीटेट का सिलेबस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक को पढ़ोगे तो दूसरे में हेल्प मिलेगी, दूसरे को पढ़ोगे तीसरे में, तो इसी प्रकार से चीजें जुड़ी हुई है। और सीडीपी तो बहुत ज्यादा, ठीक है। आगे आपका विचारात्मक, और विचारात्मक से क्या समझे, विचारों से। विचारात्मक अधिगम जो है व्यक्ति को समाज में दैनिक अनुभव को देखकर या फिर सुनकर या विचार करके
सीखा जाता है। वैचारिक मतलब विचारों का, विचार कहाँ से आएंगे? विचार आप अपने समाज में रह के देखोगे, ठीक है, अपना अनुभव जो भी जीवन में दैनिक जीवन जो रोज डेली आप नए नए एक्सपीरियंस अपने पास रखते हो या आते हैं, वो सभी क्या है? विचार ही तो उत्पन्न करते हैं, ठीक है। आपने क्या देखा सड़क पर? आपने एक लड़के को देखा, वो बहुत ही अजीब कपड़े पहन रहा था, तो आपने क्या देखा? उसमें भी आपको क्या मिला? अनुभव मिला कि हाँ, लड़के आजकल ऐसे भी कपड़े पहनते हैं। ये क्या है? आपका विचारों से। ये कहां से है? आपके विचार, आपके विचारों में इसका जो है प्रयोग किया, तो ही आपका क्या हो गया? विचारात्मक अधिगम, जिसमें विचारों का प्रयोग हो, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं कि हमारे तो अधिगम के प्रकार समझ में नहीं आती, इतने ही इजी अधिगम के प्रकार है और ऐसे हम आपकी सारी क्लासेस करेंगे। समझ में आया इतना? कोई भी डाउट हो तो फटाफट पूछिए। अगर आपको इन तीनों पॉइंट में कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, चलिए आगे चलते हैं। ये हमने आपका कल डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हम ये डेफिनेशन आज रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रीट का एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करेंगे। इसमें क्या? अनुबंधन का सिद्धांत या फिर आपका साहचर्य सिद्धांत, ठीक है। सीडीपी में भी सेम सिद्धांत आपका यूज है। इसमें क्या? अनुबंधन मतलब शैशवावस्था में बच्चे जब किसी भाषा, ठीक है, किसी भाषा या किसी शब्दों का या मतलब किसी व्यक्ति को उसके साथ संबंध, सहचार्य मतलब संबंध स्थापित करके चीजें सीखते हैं, अर्थात शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है। एग्जाम्पल के थ्रू से समझोगे ज्यादा समझ में आएगा। पानी कहने के साथ साथ जब बच्चे को पानी दिया जाए, आप क्या कह रहे हो? आप बच्चों को पानी सिखा रहे हो, पानी कहने सिखा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप उसे साथ में पानी भी देते हो, तो बच्चा धीरे धीरे पानी मतलब पानी क्या था? एक तो शब्द था और एक पीने वाला, दोनों के बीच में क्या है? संबंध स्थापित कर पाता है। यही आपका क्या है? अनुबंधन। अनुबंधन एक दूसरे के साथ जोड़ना। अब जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं आपको क्लासेस करा रही हूँ, लेकिन मैं इसमें सीटेट का एग्जाम्पल देती हूँ हर बार, सीटेट का ही। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सीटेट, यही तो मुझे आपको पढ़ाना है और इसी का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो क्या है? ये आपका अनुबंधन है, सहचार्य मतलब उस व्यक्ति या उस शब्द, जो चीज आपको सिखानी है उसी से आप चीजें रिलेट करके सिखाओ। आपको बच्चे को मिल्क दिखाना है, मिल्क के बारे में बताना है, तो आप क्या करोगे? एक गिलास में मिल्क लेके आ जाओ, तो बच्चों को बताओ ये भाई मिल्क है। आप मिल्क शब्द भी सिखा रहे हो, मिल्क भी। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चों की बुक होती है उसमें बड़े बड़े उसमें क्यों लिखा रहता है ये एप्पल है? ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि हमें क्या करना है? चित्रों के माध्यम से बच्चा जल्दी सीखेगा। हमें एप्पल ये वाली स्पेलिंग भी सिखानी है, लेकिन हम उसे चित्र के माध्यम से सिखाएंगे तो जल्दी सीखेगा। तो इसी प्रकार से आपके बच्चों की चीजें या बच्चों की बुक्स जो है डिजाइन की जाती है जिससे कि वो समझ सके। तो क्या अनुबंधन या फिर सहचार्य का सिद्धांत क्या कहता है कि आप जब किसी शब्द की पहचान कराना चाहते हो तो उससे जुड़े हुए कोई भी आपका सहचार्य या फिर संबंध को स्थापित करके सिखा दो, तो बच्चा सीख जाएगा, ठीक है। अर्थात मतलब जो शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था हमने सीडीपी में पढ़ा, ठीक है। जो शैशवावस्था होती है इसमें जो सीखने की प्रक्रिया में मूर्त मतलब उन्हें चीजें सामने चाहिए। मूर्त क्या होती है? सामने जो आपकी चीजें है। अमूर्त क्या है? जो आपके सामने नहीं है। जैसे ही बड़े हो जाएंगे तो आपको अमूर्त चीजों की आप तरीके में चले जाते हो, मूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब मान लीजिए 6 क्लास का बच्चा है, क्या है? 6 क्लास का बच्चा है, तो उसे भी आप इसी प्रकार से पढ़ाओगे? नहीं पढ़ाओगे। क्या आप उसे एप्पल बना के दिखाओगे, एप्पल दोगे? नहीं, वो तो समझ जाएगा चीजें। तो क्या है? जैसे जैसे हम अलग अवस्था में जाते हैं, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, तो उसमें हमारी चीजें अमूर्त होती चली जाती है। लेकिन यहाँ पर बच्चा छोटा होता है, लैंग्वेज सिखानी होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है? मूर्त चीजों का प्रयोग करना पड़ता है। इतनी चीजें समझ में आई। ये सिद्धांत में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर हम पानी कह रहे हैं, मिल्क कह रहे हैं या फिर हम कुछ भी कह रहे हैं, हमें उससे रिलेटेड उसी चीजों को बच्चों के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। यही क्या है? संबंध को बताता है, यही आपके सहचार्य को बताता है। ये चीजें याद रखो, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखो। चलिए आगे बात करें, इतना समझ में आया। अब है अनुकरण। अनुकरण बार बार रिपीटेड सीटेट का सबसे कह सकते हो लैंग्वेज में सबसे ज्यादा यूज होने वाला। अनुकरण कैसे? एग्जाम्पल मैंने कल भी दिया था। क्या आपने देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम पे भी एक छोटी बच्ची जो है लिपस्टिक लगा रही है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मम्मी को देखा लगाते हुए। आपने भी ऐसा काम किया होगा। छोटी बच्ची बिंदी लगा रही है, वो क्यों लगा रही है? क्योंकि वो रोज अपनी मम्मी को देखती है कि हाँ ऐसे शीशे के सामने जाती है और मम्मी जो है यहाँ पे माथे पे कुछ लगाती है, वो देखते ये चीज लगाती है, तो भी वही करेगी। उसे नहीं पता इन सब चीजों का मीनिंग, लेकिन वो अनुकरण करती है, जैसा देखती है वैसा करती है, ठीक है। इस सिद्धांत का प्रयोग बालक जो आरंभिक शिक्षा में करता है। आप जैसे नमस्ते, जब आप बच्चों को नमस्ते करना सिखाते हो, हेलो करना सिखाते हो, तो आप अपना हाथ बढ़ाते हो, आप अपने हाथ से इशारों से, ठीक है, आप पूरा नमस्ते प्रॉपर नमस्ते करके दिखाते हो। तो ये क्या है? आपकी आरंभिक स्थिति में जब बच्चा जो अपने परिवार में रहता है, समाज में रहता है आदि में अनुकरण, मतलब अनुकरण का मतलब ही क्या होता है? नकल करके, जैसा देखा वैसा किया,
तो ये क्या है, नकल करना। नकल करना ही अनुकरण है। बच्चा अनुकरण के द्वारा जल्दी सीखता है, जैसा करके दिखाओगे वैसा सीखेगा। अगर आप बच्चों की तरफ को जीभ निकाल के दिखा रहे हो, बच्चा तुरंत सीख जाता है, हाँ कि मैं भी जीभ निकाल दूंगा, ठीक है। ऐसे हाथ जोड़ के उसके नमस्ते करते हो तो बच्चा वैसे ही करेगा। तो ऐसे ही शिक्षक, बच्चे जो है अपने शिक्षक के बोलने, लिखने का स्वर, गति आदि का भी अनुकरण करते हैं, वैसा ही सीखने का प्रयत्न करते हैं। जैसे हम छोटे बच्चों को ऐसे A4 एप्पल बना के देते हैं, तो अगर टीचर ने ऐसे ही ये थोड़ा सा भी बाहर हो गया ना, तो बच्चा ऐसे ही करके बनाता है, ठीक है। मान लीजिए आपने इस स्टाइल में बी बनाया, तो बच्चा ऐसा भी नहीं बनाएगा कभी भी। वो क्या करेगा, यही देख के बनाएगा, भाई ऐसे बनाना है मुझे, ऐसे, चाहे वो आपसे गलती से बाहर निकल गया, लेकिन बच्चा ऐसा ही बनाएगा, ठीक है। अगर आपको क्या बनाना है, आपको M बनाना है, तो आपने गलती से ऐसे हो गया, ये गलती से हो गया, पेन से हो गया, लेकिन बच्चा भी क्या करेगा, ऐसे ही बना के लाएगा। तो ये क्या है, अनुकरण है। जैसा देखता है वैसा बच्चा सीखता है। ऐसे ही शिक्षकों को देख के सीखेगा, क्योंकि बच्चे को क्या करना है, शिक्षकों के पास रहना है, लैंग्वेज टीचर ही सिखाएंगे। इस तरह जो है अधिगम में भाषा का गुण दोष समाज, परिवार आदि पर निर्भर करता है। अगर बच्चा गलत बोल रहा है, अगर बच्चा गलत सीख रहा है, तो उसका प्रभाव बच्चे का कारण नहीं है, बच्चे ने नहीं सीखा, आपने जो उसे सिखाया बच्चे ने वो सीखा। तो क्या है, अनुकरण का इफेक्ट है। तो आपने उसके सामने गलत चीजें की तो बच्चे ने गलत चीजें सीख ली, आपने बच्चे के सामने गाली दी तो बच्चे ने गाली देना सीख लिया, ठीक है। ये क्या, अनुकरण के माध्यम से। आया समझ में? चलिए 4-5 सिद्धांत आपके हो गए। चलिए आगे बात करेंगे। अब है आपका अभ्यास का सिद्धांत। क्या है, अभ्यास। अभ्यास तो समझ गए, क्या है अभ्यास, बताइए जल्दी। अभ्यास से क्या समझे, प्रैक्टिस, ठीक है। इसके अनुसार व्यक्ति कोई भी कार्य बार बार करोगे, ठीक है, क्या करोगे, बार बार करोगे, उसे शीघ्र सीख जाता है। और जिस क्रिया से बहुत समय तक नहीं करता उसे भूलने लगता है। अतः भाषा शिक्षण में सभी छात्रों को अभ्यास करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए नए नए शब्दों को बोलने का अभ्यास करना चाहिए। देखो ये क्या है, जैसे ही आप अभ्यास करते हो, ठीक है। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको खाना बनाना है, ठीक है। बार बार खाना बनाओगे, आपकी इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी, बहुत अच्छा बनाओगे। ये क्या हो गया, अभ्यास, प्रैक्टिस। लेकिन मान लीजिए आपने 2 साल तक किचन में गए नहीं, तो क्या होगा, आपका यहाँ पर सीख रही उसे भूल जाओगे। भूलना मतलब कम होने लगता है, फिर आपको याद ही नहीं रहेगा भाई इसमें कितना नमक डलता था, ये कैसे बनते थे। धीरे धीरे क्या होती है, चीजें भूलने लगते हैं। तो अगर हम बच्चों को ना भुलाएं, तो हमें सिंपल सी बात है, हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो भूलने के लिए तो नहीं सिखा रहे। किस लिए सिखा रहे हैं, ताकि बच्चों को चीजें समझ में आ सके। तो हमें क्या करना है, बार बार बच्चों को अभ्यास कराना है। आपने देखा होगा बच्चों की पुस्तक में अगर कोई चैप्टर हमने पढ़ा दिया तो बस इतना भी तो खत्म हो सकता था, लेकिन क्या किया एनसीईआरटी ने, या नॉर्मल किसी भी बुक में क्या होता है, अभ्यास के लिए प्रैक्टिस सेशन होता है, उसमें प्रैक्टिस चीजें होती है। तो क्यों देते हैं, ताकि बच्चा प्रैक्टिस करे, जो चीजें पढ़ी वो उसके माइंड में सेट हो जाए। तो क्या है, ऐसे हमें क्या करना चाहिए, लैंग्वेज में नए नए जो है शब्दों का प्रयोग करे, बच्चों के साथ अभ्यास करना चाहिए, ताकि उनकी जो थिंकिंग है वो डेवलप हो सके। अभ्यास का नियम क्या बताता है, किसी कार्य को बार बार करना। समझ में आया? आगे चले, बताइए जल्दी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता दिया करो आपको अगर कोई डाउट हो। चलिए आगे चलेंगे। आप क्या पढ़ने वाले हैं, आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ये आपका सीडीपी का ही है, मान के चलिए सीडीपी और हिंदी दोनों आपस में, सब पूरा ही सीटेट रिलेटेड है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया, बताइए क्या पढ़ाया था मैंने आपको। व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब थ्योरीज ऑफ आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल मतलब सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, आप घर पे हो, ठीक है, आप क्या हो, घर पे हो, और आपने एक भाई है आपका और एक बहन है, ठीक है। उन दोनों में कितना डिफरेंस देखने को मिलता है, एक को जो है मोमो पसंद है, एक को मोमो पसंद है, और एक को आपका पिज्जा पसंद है। क्या है, एक को आपको पिज्जा पसंद है। तो क्या है, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। मम्मी पापा सब एक ही है, घर में भी एक ही माहौल में रहते हैं, लेकिन क्या फिर भी अंतर है। ऐसे कैसे हो गया, सिंपल सी बात है, जब आप सभी का घर एक है, स्कूल एक रहा उन दोनों का, ठीक है, मम्मी पापा एक थे, ठीक है, हेरिडिटी भी सेम थी, मतलब तो फिर इन दोनों के बीच में इतना अंतर क्यों मिला, क्यों, क्योंकि सबके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सबके अंदर विभिन्नताएं होती है। ये आपका पूरा का पूरा समावेशी शिक्षा कहता है, पूरा का पूरा सीटेट कहता है। और हमें इसी पर फोकस करना है, हमें सब बच्चों के अंदर विभिन्नता है तो उनकी नीड को ध्यान में रखना है। तो ये क्या बताता है, प्रत्येक बालक, ये क्या है, प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है, अलग होता है। कक्षा में जो है छात्र में विभिन्नताएं पाई जाती है, इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण करना चाहिए। जिस बच्चे को जैसे चीजें समझ में आ रही है आपको वैसा ही पढ़ाना है। छात्रों की व्यक्तिगत परेशानी को ध्यान में रखते हुए उनका निवारण करने का प्रयास करना चाहिए।
अब मान लीजिए किसी को देखने में प्रॉब्लम है, उसे मतलब उसे पढ़ना पसंद नहीं है, एक को बुक पढ़नी पसंद नहीं है और एक को लिखना पसंद नहीं है, तो आप उन दोनों को वैसे ही काम दो जिस तरीके से बच्चा करे। लिखना पसंद नहीं है तो आप उससे चीजें सुन लो, जिसे पढ़ना पसंद नहीं है उससे आप चीजें लिखवा लो। ठीक है, ये क्या कर दिया हमने, उनकी नीड देखी, उनकी परेशानी देखी, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या कर दिया हमने, निवारण कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों में क्या आती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सबके अंदर विभिन्नताएं होती है, चाहे कोई भी हो, सबके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इतना आया आपको समझ में, इतना आ गया आपको समझ में, बताइए। फिर आगे चलेंगे आपका। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपका अभिप्रेरणा और आपका रुचि का सिद्धांत, या फिर आप कह सकते हो पुनरावलन, मतलब रीइंफोर्समेंट। ठीक है, बताइए इतना आया आपको समझ में, फिर आगे चलते हैं। देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, बार बार ये चीजें आपको नहीं मिलने वाली, और इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो सभी क्या करो, अपने नोट्स बना लो भाई। ठीक है, नोट्स बनाने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है जैसे कि मुझे लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने नोट्स बनाओ आप सभी। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाओ, और इतना डिटेल में मत बनाना जितना मैं डिटेल में आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये कोर्स ही पूरा डिटेल है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा अभ्यास, तो अभ्यास के लिए सामने लिख दो, जिस कार्य को बार बार, इतना लिख लो, कार्य को बार बार करना। ठीक है, और अगर कार्य छोड़ दोगे कुछ समय तक तो भूल जाओगे। ठीक है, बस इतना लिख लो, इतना आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बाकी चीजें मैंने आपको समझा दी। तो इसी तरीके से आपके नोट्स बनते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं में क्या लिखो कि सभी बच्चे जो है एक दूसरे से भिन्न है, सभी में विभिन्नता पाई जाती है, और उन्हीं विभिन्नताओं के अकॉर्डिंग जो हमें शिक्षण करना है। बस खत्म कहानी। ऐसे ही तो नोट्स बनते हैं, बच्चों को समझ ही नहीं आते नोट्स कैसे बनाने होते हैं, और बिना नोट्स के अगर आप एग्जाम भी क्लियर कर लेते हो तो आपको आगे डिफिकल्टी होती है, क्योंकि सीटेट की आधी चीजें जो है आपको आगे भी देखने को मिलेगी। केवीएस में सारी चीजें 60 से 70% सीटेट की है सारी। ठीक है, सीडीपी तो बिल्कुल ऐसी की ऐसी है। लैंग्वेज भी आपकी कुछ अलग नहीं होती, बस उसमें आपका थोड़ा ग्रामर का पोर्शन आ जाता है। ग्रामर तो आपके यहाँ पर भी है, वो हम यहाँ पे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें अब। चलिए चलते हैं आपका आगे। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा से क्या समझते हो, पहले आप सब मुझे बताइए आपका मोटिवेशन क्या है। सीटेट पास करने का मेन मोटिवेशन क्या है, टीचर बनना। टीचर क्यों बनना चाहते हो, उसका भी अलग मोटिवेशन होगा। आपका इंटरेस्ट होगा सीटेट मतलब टीचर बनने में। ठीक है, पुनरावलन, आपको रीइंफोर्समेंट क्या मिलेगा, सैलरी, भाई सैलरी मिलेगी हमें। ठीक है, आपका एक तरीके का जो वेतन मिलेगा वो भी आपको क्या कर रहा है, इस चीज के ऊपर प्रेरित कर रहा है, भाई टीचर बन जाओ, काफी अच्छी सैलरी मिलेगी, आराम की लाइफ है। ठीक है, टीचर की तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही होती है ना कि भाई आराम की लाइफ है, बैठे बैठे पैसे कमाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अभिप्रेरणा, रुचि, अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही टीचर बनो। दूसरा, अभिप्रेरणा यही होनी चाहिए कि आप समाज में सुधार कर पाओ। अपना तो आपका हो ही जाएगा, ठीक है, टीचर बनोगे अपना तो आपका सुधार होगा ही, लेकिन समाज का भी करना है, बच्चों का भी करना है। ठीक है, क्योंकि भविष्य जो है टीचर के हाथ में होता है। चलिए समझते हैं। सिद्धांत के अनुसार जो है भाषा तथा उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि, ये क्या लिखा हुआ है, रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। अगर रुचि ही नहीं होगी तो शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि और आवश्यकता के अनुरूप किया जाना चाहिए। देखो सबसे पहले हमें बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है। कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाओगे तो इस तरीके से पढ़ाओ कि बच्चे के अंदर आपका क्या हो जाए, इंटरेस्ट हो जाए। ठीक है, और उन्हीं की आवश्यकता देखो, बच्चों को अगर नीड है उस चीज की तो उसी की चीज जो है उसी के अनुरूप कार्य करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इतना आया समझ में। किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करती है। अभिप्रेरित मतलब मोटिवेट करती है। कार्य की सफलता आपकी क्या है, सफलता सीटेट, सीटेट पास करना क्या है आपका एक सफलता है। इसे आपका अभिप्रेरित कर रही है कि आप डेली क्लासेस लो, यही तो आपको कर रही है, वरना आप क्यों लोगे क्लासेस, आप डेली क्यों पढ़ोगे, इसलिए तो पढ़ रहे हो सीटेट पास हो जाए। तो ये क्या आपका मोटिवेशन है। ठीक है, ये क्या करती है, हमें और बेहतर कार्य करें, हमें क्या करती है, और बेहतर कार्य करो। किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमें उसके अंदर कितनी रुचि है। अगर रुचि नहीं होगी, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ऐसे बीएड कर ली, कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, सीटेट भी ऐसे देने जा रहे हैं, कोई इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, उनका पास भी नहीं होता। 4 से 5 बार सीटेट दे लेते हैं लेकिन पास ही नहीं होता, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है उन्हें। तो सिर्फ एक मान के चलो वेतन के लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ वेतन के लिए पढ़ोगे, बिना रुचि के पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होता। बालक का जो है शिक्षा के प्रति रुचि होनी चाहिए। हमें स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, एजुकेशन के प्रति रुचि हो, इंटरेस्ट हो, उत्साह जो है उनके अंदर देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, उत्साह बढ़ाना है, इन सबको लेकर प्रेरित करना है। आते हैं हम क्या कह सकते हैं, शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री ऐसी लेके चले, पाठ्य पुस्तक ऐसी इंटरेस्टिंग बनाए कि निर्माण और चयन बच्चों के जो है रुचि के अनुसार हो। मतलब हमें अगर पाठ्य पुस्तक का निर्माण भी करना है तो ऐसी करें, इंटरेस्टिंग करें कि बच्चों की रुचि के अनुसार हो जाए।
ठीक है, सदैव सीखते रहे और अभिप्रेरित रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें सदैव सीखते रहना चाहिए और हमें मोटिवेट रहना चाहिए। चाहे आपका अभी कुछ नहीं हो रहा तो कुछ भी चीजें करने में क्या लगता है, समय लगता है, तो आपको क्या करना है, उस समय का वेट करना है और डेली अपना सीखता रहना है। क्योंकि सीखने से क्या होगा, आपका विकास होगा। पढ़ा था ना हमने कि सीखने से क्या होता है, विकास होगा। अगर सीखना ही नहीं आता, सीखने का लर्निंग ही रोक लिया आपने, अगर लर्निंग ही आपकी रुक गई तो ये मान के चलो विकास भी रुक गया। तो ये चीजें आपको करनी नहीं है, हमेशा सीखते रहना है, अभिप्रेरित बने रहना है। ये क्या है, आपका अभिप्रेरणा और रुचि आपको अपनी लाइफ में भी लगाना है, अपनी लाइफ में भी लागू करना है। क्योंकि आपकी एक ऐसी चीज है ना, अगर आप मोटिवेट नहीं रहते ना किसी भी चीज में, तो लाइफ आपकी ऐसी हो जाएगी कि आपको ये लगेगा कि मैं आज अपनी लाइफ एंड कर दूं। तो उसके लिए क्या करना है, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है। कुछ चीजें अभी नहीं हो रही तो वो जरूर कुछ समय बाद होगी। देखो आपने एक लाइन पढ़ी होगी, ठीक है, कि समय का सबसे बेहतरीन पॉइंट पता क्या है, समय जो है ना बीत जाता है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा, बीत जाता है। क्या है, समय बीत जाता है, चाहे वो अच्छा हो, ठीक है, चाहे बुरा। अगर आपका बुरा चल रहा है तो बिल्कुल खुश रहिए, क्योंकि ये जल्दी खत्म होने वाला है। सीटेट पास होगा, टीचर बनोगे तो आपका लाइफ जो है ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। समझ में आया, अभिप्रेरणा रुचि क्या होनी चाहिए आपकी, ठीक है। पुनर्वरण रीइंफोर्समेंट यही है वेतन, ठीक है। अभिप्रेरणा क्या है, आपका टीचर बनना। रुचि क्या है, शिक्षण में इंटरेस्ट। ये तीनों ही पॉइंट आपके खत्म हो गए। चलिए आगे बात करें, चलिए आगे बात करते हैं। अब आपका क्रियाशीलता, अभी वैसे हमने क्रियाशीलता पढ़ा, लेकिन वो था आपका क्रियात्मक। अब हम पढ़ने वाले क्रियाशीलता। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपके शिक्षा शास्त्री है, मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने इस पर बात की थी। चलिए करें स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या है, क्रियाशीलता। ये क्या करता है, बालक को करके सीखने में क्या करता है, आनंद का अनुभव करता है। आप कोई चीजें तभी तो करोगे ना जब आपको उसमें इंटरेस्ट होगा। वही रुचि की बात आ गई। आप कार्य करके तभी तो सीखोगे जब आपको इंटरेस्ट है। मान लीजिए आपको सीटेट में इंटरेस्ट है तो ही तो आप क्लासेस कर रहे हो। ये जो करना है, ये जो करके सीख रहे हो ना, ये क्या है, क्रियाशीलता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रमुख शिक्षा शास्त्री जुड़े हुए। सीधा पूछा जाता है क्रियाशीलता से कौन से मनोवैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, तो कौन से है, आपका फ्रोबेल है, डीवी है, आपका मोंटेसरी है। इन सिद्धांत पर बल दिया, किस सिद्धांत पर, क्रियाशीलता, कि बच्चे को करके सिखाओ। जितना ज्यादा बच्चे को करके सिखाओगे बच्चा उतना जल्दी सीखेगा। अब मान लीजिए आपने एक लंबा चौड़ा लेक्चर तो दे दिया, ठीक है, आपने क्या लेक्चर दे दिया, आपने लेक्चर दे दिया कि खाना कैसे बनाए, यही दे दिया, ठीक है, आपने दे दिया खाना कैसे बनाए। फिर आपने एक लेक्चर दे दिया क्रिकेट कैसे खेले, क्या दे दिया आपने एक लेक्चर, आपने एक लेक्चर दे दिया कि क्रिकेट कैसे खेले। तो क्या हुआ, आपने क्रिकेट तो बच्चों को खिलाया नहीं, तो बच्चा क्या कैसे सीख लेगा, कुछ भी नहीं सीख सकता। ना तो उसे क्रिकेट आएगा ना उसे खाना। तो आप क्या करोगे, उसे मैदान में लेके जाओगे। ऐसे आप इसे यहाँ पर किचन में लेके जाओगे तो वो खाना बनाना सीख लेगा। ऐसे मैदान में लेके जाओगे तो खेलना। तो क्या कार्य करके हमने बच्चों को सिखा दिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, छात्र को सतत क्रियाशील रहना चाहिए। मतलब बच्चा इसमें एक्टिव होगा जब मैदान में जाएगा, वो बॉल फेंक के देखेगा, बैट पकड़ के देखेगा कैसे, तो क्या इसमें क्रियाशील होगा, बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। इसमें क्या होना है, छात्रों की अध्ययन रुचि के बढ़ती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, छात्रों के अध्ययन में जो है रुचि बढ़ती है। अब मान लीजिए उसे क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे आप उसे मैदान में लेके गए, उसका खेल में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो यही तो चीजें करनी है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम प्रश्न पूछ सकते हैं। अब मान लीजिए हमने खाना बनाना तो या फिर खेलना उसे सिखा दिया, हम बच्चे से पूछेंगे भाई क्रिकेट में बताओ तुम्हारा कौन सा फेवरेट खिलाड़ी है। कुछ लिखित कार्य दे दिए, भाई क्रिकेट में बताओ कितने क्या क्या चीजें यूज होती है। तो ये सब हमने क्या कर दिया, लिखित कार्य देते हैं। इस प्रकार के कोई भी कार्य अगर हम देते हैं तो क्या सीखने पर बल है, सीखने पर बल दे रहे हैं, करके सीखने पर। ये क्या है, बच्चे, ये है जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो वह जल्दी और आसानी से सीख लेता है। अब आपने क्रिकेट में उसे समझाया, इतना बड़ा आपका ग्राउंड होता है, इतनी दूरी पर जो है बॉलर बॉल फेंकता है, उसे ये चीजें नहीं समझ में आएगी। जैसे ग्राउंड में लेके गए ना तो वो बहुत ईजी तरीके से सीख जाएगा, और उसे समझ में आ जाएगी हाँ यहाँ खड़ा होकर बॉलर बॉल फेंकता है, यहाँ पर आपका क्रिकेट होता है, ऐसे ऐसे इस साइड प्लेयर होता है, उधर से भाग के आता है, ऐसे रन लेते हैं, ऐसे सिक्स होता है, ऐसे आपका चौका जाता है। तो ये सब क्या आपका सीख लिया उसने आसानी से। क्यों, क्योंकि उसने करके देखा। तो बालक को स्वयं खुद से करके सीखना ही क्या है, पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या करें, बच्चा जो है करके सीखे, ऐसे अवसर हमें प्रदान करना चाहिए। ये लाइन सीटेट में रिपीटेड है, मतलब यही पूछा जाता है कि बच्चा करके सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए या बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए। तो इसमें हमेशा अवसर वाली चीजें पॉजिटिव होगी, टैग वर्ड होते हैं। ये क्या है आपके टैग वर्ड्स, ठीक है।
चलो आगे चले, क्रियाशीलता आगे समझ में करके बच्चों को सिखाना है ताकि चीजें इजी हो जाए और बच्चा आराम से चीजें कर पाए। ठीक है, चलिए आगे चले, बताइए फटाफट, इतना समझ में आया? अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, आप यहाँ तक आए हो, तो एक बार क्लास को फटाफट लाइक करो। ठीक है, सेशन को लाइक कर दो जल्दी से और शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, जो भी सीटेट इस बार क्लियर करना चाहते हो, और क्लियर होगा अगर आप ये सारी क्लासेस देख रहे हो। सीटेट नहीं रुकेगा अगर आप ये क्लासेस करते हो, नहीं करते वो अलग बात है। ठीक है, अगर बात करें अभ्यास की, अभ्यास में अभी बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, प्रैक्टिस का भी बताया था मैंने। अभ्यास क्या होता है आपका, बताया था क्या कि अगर हम बार बार किसी चीज को बार बार करना, ही क्या अभ्यास है। इससे क्या होता है, हमें अधिक अवसर मिलते हैं, बच्चों के अंदर भाषा का विकास जल्दी से होता है। और जब कोई भी चीजें बार बार करते हो ना, तो क्या होता है, हमारे व्यवहार में आती है, हमारे व्यवहार में आती है। हम बच्चों को बार बार लिखने को क्यों देते हैं, ताकि उन्हें लिखना आने लगे। ये क्या आपका अभ्यास है, ये हम पढ़ चुके हैं। आगे आपका थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय। समन्वय क्या होता है, इसका मैं एग्जांपल पता क्या देती हूँ। जो आपके सामने कंप्यूटर है, आपका फोन है, आपके देखो आप पढ़ने बैठे हो, क्या एक तो आपके पास फोन हो गया, ठीक है, एक आपके पास पेन हो गया, ठीक है, एक आपके पास क्या हो गई, बुक हो गई। ठीक है, ये आपके यहाँ पर बुक हो गई। ठीक है, अब आपने क्या किया, बुक में हाथ से लिख रहे हो, फोन पे आपकी आंखें हैं और आपका माइंड यूज हो रहा है। हाँ, मैं आपको क्या बता रही हूँ, पेन से आप यहाँ पर कॉपी पे लिख रहे हो। तो क्या है, सब चीजों का कोऑर्डिनेशन है। मान लीजिए आपने अपनी आंखें बंद कर ली तो भी चीजें समझ में नहीं आएगी, आपका माइंड एक बार को कहीं और कुछ और चीजें सोचने लगा तो ये भी समझ में नहीं आएगा। आपके हाथ ने लिखना बंद कर दिया, मतलब कहीं और आपका ध्यान है, तो क्या है, चीजें आपका कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, सारी चीजों को एक साथ लेके चलना। तो देखो यहाँ पर क्या है, समन्वय, थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। यह बच्चे में उन विषय क्रियाओं को अधिक रुचि लेते हैं जिन्हें वो वास्तविक जीवन में से संबंधित हो। छात्र पाठ पढ़ाते समय छात्रों के जीवन से जोड़ने का प्रयास करें, जिससे कि वह शीघ्र ग्रहण कर पाए। कोऑर्डिनेशन ही ये है, बच्चे की आंखें तो, लेकिन आपको उसे जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे, कि उनके वास्तविक जीवन से जिस चीज में बच्चों को इंटरेस्ट ज्यादा होता है, या जो वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो वही आप एग्जाम्पल उसमें दोगे। मैंने क्या एग्जाम्पल दिया सीटेट का, क्यों देती हूँ, क्योंकि आप कर रहे हो। ठीक है, आपके सामने फोन है, बुक है, ये सब क्यों देती हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि ये चीजें आपके सामने रखी हुई है। तो समझ में क्या है, कोऑर्डिनेशन, सभी चीजों का एक साथ समावेशन, मतलब एक तरीके से सभी को कैसे आप यूज करोगे, कैसे जोड़ने का प्रयास करते हो। ठीक है, यही है कि शिक्षक को पढ़ाते समय क्या करना चाहिए, उन्हीं चीजों के साथ जोड़ना चाहिए जो उनके वास्तविक जीवन से रिलेट करती है। आपका एनसीएफ भी यही कहता है, एनसीएफ 2005 भी क्या कहता है, वास्तविक जीवन से बच्चों को हमें जोड़ना है। इतना समझ में आया आप सभी को, बताइए। ठीक है, जल्दी बताइए, आपको इतना समझ में आया? आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपका आवर्ती का सिद्धांत क्या है, आपका आवर्ती का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, भाषा सीखने में आवर्ती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आवर्ती जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाए, देखो एक तो क्या था, अभ्यास तो बार बार प्रैक्टिस करने को बताया जाता था, लेकिन आवर्ती क्या है, बार बार चीजों को दोहराना। आपने देखो कि छोटे बच्चों को हम ए फॉर एप्पल ऐसे बार बार बुलवाते हैं, दोहराते हैं। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा दोहराया जाएगा उतनी ही देर तक बच्चा याद रख पाएगा। इसमें क्या कहा जाता है, इसे भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति या किसी विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। जैसे कि कोई शब्द अगर नहीं बोला जा रहा किसी बच्चे पर, अभी व्यक्ति नहीं बोला जा रहा, तो आप क्या करोगे, बार बार उसे बुलाओगे, फिर उसकी आपकी टंग पर जो है ये चीजें आने लगेगी। तो क्या पुनरावृत्ति ही आपका आवर्ती है। आवर्ती बोलो, पुनरावृत्ति बोलो, रिपीटेशन बोलो, एक ही बात है। और याद रखना, जो मैं आपको ये बता रही हूँ ना, ये लैंग्वेज 1, हिंदी हो या इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, सब में सेम है। पेडागोजी सब में सेम है। तो जितना ज्यादा बेहतर आप हिंदी में समझ लोगे ना, इंग्लिश में आपके लिए बहुत ईजी है। ईजी मतलब सच में बहुत ईजी है, अगर आप ये हिंदी में चीजें अच्छे से समझ लेते हो। सेम ही चीज आपकी इंग्लिश में। इतना आया समझ में? कोई डाउट है आपको यहाँ तक तो बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए, इतना आ गया आपको समझ में? कौन कौन से सिद्धांत पढ़ लिए? चलिए एक बार रिवाइज करें, फटाफट रिवाइज करें, ये आपके बाकी के बचे हुए देखेंगे। ठीक है, पहले फटाफट रिवाइज करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये आपके अधिगम की विशेषताएं थी, ये हमने कल देखा। सबसे पहले क्रियात्मक क्रिया के ऊपर फोकस करता है, शाब्दिक मतलब शब्दों पर, संकेतों पर। वैचारिक आपके विचारों के, आपके अनुभव से जो आप चीजें सीखते हो। आगे है आपका इसमें अनुबंधन। अनुबंधन मतलब किसी चीज को आप रिलेट करा के, संबंध बना के, संबंध स्थापित करके चीजें सिखाते हो। जैसे कि आपको बच्चों को पानी समझाना है, पानी शब्द सिखाना है, तो आप क्या करोगे, पानी प्लस में आप पानी को लेके भी आ जाओगे। तो बच्चों के सामने जो है आपने शब्द और वस्तु के बीच में संबंध स्थापित करा दिया। आगे है आपका
अनुकरण, अनुकरण किसी को देख के करना, जैसा बच्चा देखेगा वैसा बच्चा सीखेगा, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। ठीक है, आगे बात करें। आगे है आपका यहाँ पर अभ्यास। अभ्यास बार बार चीजें दोहराना। व्यक्तिगत विभिन्नताएं सब में होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं सब में देखने को मिलती है। ठीक है, आप में भी है, मुझ में भी है। अभ्यास मतलब बार बार प्रैक्टिस करके आप चीजें सीखोगे। आगे चलेंगे। अनुकरण अभी देखा हमने, है ना। इसमें आपका अभिरुचि, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मतलब आपका मोटिवेशन। आपका मोटिवेशन है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना। रुचि क्या है, टीचर बनने में। पुनर्बलन क्या है कि अगर आप टीचर बन जाओगे तो आपको सैलरी मिलेगी। ये तीनों एग्जाम्पल हमेशा याद रखना। आगे बात करें। आगे आपका क्रियाशीलता, वो ही क्रिया के ऊपर बात करता है कि हम वो ही चीजें करते हैं, हमें क्रिया करा के बच्चों को सिखाना है ताकि बच्चे जो है खुद से करके सीखे, तो वो उनके माइंड में फिक्स हो जाएगी और बहुत ही इंटरेस्ट लेके उनके अंदर रुचि उत्पन्न होगी। ठीक है, क्रिकेट का आप एग्जाम्पल इसमें रख सकते हो। आगे है आपका यहाँ पर, ठीक है, आवर्ती। ठीक है, इसके बाद अच्छा, इसके बाद था आपका अभ्यास। अभ्यास प्रैक्टिस करके सीखोगे। समन्वय, कोऑर्डिनेशन करोगे सभी चीजों का। किस प्रकार से करोगे अभी बताया मैंने। ठीक है, कोई भी एक कोऑर्डिनेशन आपका खराब हुआ तो आपकी लर्निंग रुक जाती है या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आगे है आपका आवर्ती। आवर्ती किसी चीज को बार बार दोहराना। प्रैक्टिस और आवर्ती दोनों ही अलग है, प्रैक्टिस और आवर्ती दोनों ही अलग है। आगे इतना आपको समझ में। चलिए आज की क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे कल आपसे। टाइम मैंने आपको बता ही रखा, 8 PM पर डेली आपकी क्लासेस होती है। कोर्स के बारे में बता दिया। ठीक है, बाकी चलिए मिलेंगे आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखें। रोज डेली आ जाया करो। और सबसे बड़ी बात, क्लास कैसी लगी भाई फीडबैक दे दिया करो भाई, फीडबैक। ठीक है, पहले तो कमेंट करो आप सभी। ठीक है, क्लास कैसी लगी, फिर लाइक करना। पहले कमेंट, फिर लाइक और फिर शेयर, ये तीनों चीजें कर देना। चलिए मिलेंगे आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखें और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहे।